बॉडी पावर मशीन है जिस मशीन में हमारी रूह कैद है, दिमाग फिट है और दिल फिट है। अगर ये तीनों शार्प हैं और बॉडी पावर को जंग लगा है इस वेपन को, तब उसका इफेक्ट रूह पर भी होगा, दिमाग पर भी होगा, दिल पर भी होगा। तो इसका मेंटेनेंस, इन चारों को शार्प रखना, इनका मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। मतलब क्या हो गया? हाँ, इनको शार्प करने के लिए रूह की तो बात हो गई, बदन की ना हेल्थ कॉन्शियस। आज बदकिस्मती से हमारे पास कोई हेल्थ कॉन्शियस नहीं रहा। जानो नेचर को, बनो विक्टर। जितना नेचर के साथ जुड़ेंगे यही इसके खुराक है। हम मिट्टी से आए, मिट्टी में जाएंगे और मिट्टी के बने हुए। कितने लोगों के पास हेल्थ कॉन्शियस है, ये सवाल पैदा होता है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, दवाखाने हम लोगों से भरे हुए। और आजकल तो हम जंक फूड खाकर, कोई प्लानिंग नहीं सेहत का। रात सोने के लिए बनाई है, दिन काम करने के लिए बनाया है। अब खुद गौर कीजिए, हमारे पास अब उल्टा होता है। जितने भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं, जिनको ऐसा मजहबी तौर पर ऑर्डर नहीं कि सुबह उठ के फैल जाना है रोजी की तलाश में, जिनके पास है वो फैलते नहीं बल्कि सो जाते हैं, उठ के और सो जाते हैं। और जिनके पास नहीं है वो काम पर लग जाते हैं। सिफात, हमारे पास नॉलेज रह गया, अमल दूसरों का चला गया। सिंपल ये बात है, अननेचुरल जिंदगी जीना, नेचर के साथ जीना। मगरिब होने के साथ परिंदे कैसे घर हैं, उस तरह का कल्चर जब तक नहीं होगा, और सुबह जब तक 5 बजे उठने का हमारे पास कल्चर नहीं होगा। क्योंकि मैं गांव शहर शहर घूमता हूँ, एक ही शहर में 2 तरह के लोग बसते हैं। हम अपने दूसरे हम वतन भाइयों से रोजाना बड़े बड़े शहर में 3 घंटा हम पीछे हैं। 10 बजे तक कुछ लोगों की सुबह हो जाती है, नाश्ता हो जाता है। क्योंकि सिटी बजती रात को 12 बजे, 11 बजे तो खाना होता है। ये अननेचुरल लाइफ, क्योंकि इसकी हमको कदर नहीं है। मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, देखिए 4 वेपन कितनी इंपॉर्टेंट है। और आजकल अननेचुरल जिंदगी, जंक फूड वगैरह की वजह से अभी सर्वे हुआ है, तकरीबन ऐसे लोग जिनकी एज 40 साल है, 80% लोगों को एट द एज ऑफ 40 4 बीमारियों में से एक बीमारी कंपल्सरी होती है। हार्ट अटैक, शुगर, बीपी, डिप्रेशन, और 5वां तो और बोनस है। लेकिन 4 में से 40 एज के बाद बीमारी लगी, क्योंकि अनप्लान्ड जिंदगी जीते हैं, इसकी परवाह नहीं है। तो प्लीज, बात चल रही थी खुद को खुद ही संभालना है। ये बहुत कीमती चीज़ है, ये नियामत है, ये तोहफा है। क्या तुम गौर नहीं करते? क्या तुम देखते नहीं? क्या तुम महसूस नहीं करते? आप उन लोगों को देखो जिनके पास ये पावर नहीं है। वो रब्बुल आलमीन जो 70 पाँव से ज़्यादा मोहब्बत करता है, किसी के साथ नाइंसाफी करेगा? नहीं करेगा। हमारे को एहसास दिलाने के लिए ऐसे लोगों को पैदा करता है, और जिसको कुछ कम देता है तो बदले में बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ देता है। वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। मैं उसी की मिसाल आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे अतराफ में ऐसे कई लोग हैं जो नाबीना है या अपाहिज हैं। ऐसे लोग अक्सर भीख पर पलते हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों से मिला रहा हूँ जिन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा किया। जैसे शुरू में हमने एक जुमला कहा, उसकी चाहत, उस रब्बुल आलमीन की चाहत के मुताबिक जो लोग जिंदगी जीते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा हम आपको मिलाते हैं इनसे।
इनका नाम है नसीमा। ये कोंडो में रहती है। ये जब 9 साल की थी, इनके साथ सिटी में रहती थी पहले, इनके साथ हादसा हो गया और इनके भाई कबाड़ी का काम करते थे, स्क्रैप मर्चेंट थे, और मिलिट्री का कोई सामान खरीदे जिसमें कुछ गलती से नाकारा बम आ गया। ये जब बच्ची छोटी थी, खेल रही थी, एक्सप्लोजन हो गया और यहाँ से दोनों हथेलियाँ इसके छितरे उड़ गए और पूरे छत पे लग गए और ये हादसा हो गया। ज़िंदगी में अल्लाह ताला किसी की पहचान बनाना चाहता है, किसी को मकाम देना चाहता है, तो आजमाइश, बड़ी आजमाइश हो जाती है। आजमाइश सबको देती है, सबको उस प्रोसेस से गुजरता है। तो इनके साथ ऐसा हुआ। ये गरीब थे, उतने बहुत बड़े अमीर भी नहीं थे, लेकिन देखिए कितना बड़ा रोल होता है। उन्होंने उस चीज़ को पॉजिटिव लिया, जो है सो है, उसकी चाहत। हम क्या बोलते हैं अक्सर, लड़की की तो अल्लाह की मर्जी, क्या करते हैं अक्सर पहले कई दिनों तक ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती थी। एक्चुअली उसकी चाहत, हर चाहत में खुश रहना, इसकी शुरुआत हमने वहीं से की। बहरहाल उन्होंने उसको पढ़ाया। मैं जिस कॉलेज में काम करता था, पूना कॉलेज में, वहां से उसने बीकॉम किया। जब वो 10th में थी तो अपनी एक सहेली के साथ एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट में गई और वहां उन्होंने देखा कई लोग टाइपिंग कर रहे हैं। तो उसने इंस्ट्रक्टर से पूछा, टीचर से पूछा, ये मैं कर सकती हूँ? देखिए लहजा, साउंड, मैं बात कर रहा था साउंड की, साउंड जिंदगी बदलता है। मैं इस सफर में आया, ये मैं बना सिर्फ एक लेक्चर सुनने की वजह से। जिंदगी बदलने के लिए ढेर सारी किताबों की जरूरत नहीं है। एक अच्छा लिसनर बनकर एक पंच लाइन आपकी जिंदगी बदल सकती है। उसके साथ ऐसे ही हुआ। टीचर से उसने पूछा, मैं सीख सकती हूँ? देखिए टीचर अगर पॉजिटिव माइंड का हो तो स्टूडेंट की दुनिया बदल देता है। मुबारकबाद का मुस्तहिक वो टीचर जिसने क्या कहा, क्यों नहीं कोशिश कीजिए आप। वो हालत देखिए, ये बोल सकता था नहीं तुम्हारे काम का नहीं, सॉरी आप नहीं कर सकते, लेकिन उसने बजाय इसके पॉजिटिव अंदाज में लहजा, साउंड, उसने क्या लहजा इस्तेमाल किया, कोशिश करो। बस वो दिन था, वहां से कोशिश की शुरुआत हुई। एक आम आदमी को टाइपिंग सीखने के लिए या कंप्यूटर सीखने के लिए 3 महीने से 6 महीने लगते हैं, इनको साल लगा। इन्होंने सीखा। वो आज तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, ऐसे तकरीबन अरबिक 10 लैंग्वेज में ये टाइपिंग कर सकती हैं। इनकी स्पीड 120 है। क्या तुम देखते हैं हमारे अखलाक में असल में हम इन लोगों को हीरो मानते हैं। ये लोग होते हैं हीरो, और हमको जो हीरो दिखाए जाते हैं, जिनकी मिसालें दी जाती हैं, वो तो पैसा खर्च करके हीरो बने और अपने एडवर्टाइज भी कर रहे हैं। हीरो वो होता है जो मुश्किलात का सामना करके, ये लेने वाली बन सकती थी लेकिन ये देखने वाली थी। और उसने सीखा। तो बहुत सारी चीजें हम उनसे सुनते हैं, आप सुनिए। मेरा नाम शेख वसीम अब्बास, मेरा क्वालिफिकेशन है बीकॉम, और मेरा ये पढ़ाई जो है वो मैंने पूना कॉलेज से पूरी कर दी। आफ्टर 12 के बाद मैंने कंप्यूटर सीखना शुरू किया और उसमें 6 मंथ का कोर्स होने के बाद फिर कंटिन्यू मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट कर दिया। कितने दिन लगे आपको ये कोर्स करवाने में? टाइपिंग की कोर्स को तो जनरली लोग करते, लेकिन वही बात हमको सीखने में 1 साल लगा। 1 साल ना
लेटर राइटिंग कैसा करना है, लेटर्स कैसे लिखते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ मैं 2 लैंग्वेज में सीखती थी, फॉर एग्जाम्पल कि कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, ये लैंग्वेज में भी मैंने टाइपिंग करना शुरू कर दी थी। और मेरे को एक और हिम्मत बढ़ गई कि मैं एक लैंग्वेज से कई ज़्यादा लैंग्वेज टाइपिंग करती हूँ। वर्क्स करते करते मैं लास्ट पब्लिशिंग हाउस में गई। वहाँ पर बुक्स का टाइपिंग कैसा होता है, बुक्स कैसे टाइप किए जाते हैं, प्रिंटिंग कैसा होता है, शादी कार्ड्स कैसे छापे जाते हैं, बिल बुक कैसे रहते हैं, कस्टमर से तुम कैसे बात कर सकते, ये नॉलेज उधर पब्लिशिंग हाउस में मिल गया। उसके बाद फिर मैं और प्रिंटिंग लाइन में चली गई कि जहाँ पर प्रिंटिंग वर्क कैसा होता है। आपने अपनी हार को जीत में कैसे बदल दिया? सबसे पहले तो मैंने अपने आप को कमजोर कभी नहीं समझा, क्योंकि ये जो वक्त था मेरा बचपना था और बचपन में एहसास नहीं होता था कि अपने हाथ में, परंतु वक्त जैसा आते हैं मैं अपने आप को कवर करती रही और उसमें से एक हिम्मत और एक फैमिली को देखकर भी एक हिम्मत आ जाती थी कि चलो वो जी रहे हैं तो हम भी उनके साथ जीनेंगे, एक कॉमनली इंसान के जैसे हम भी जीना सीख लेंगे। तो खुद ब खुद ढूंढने आएंगे तेरे कदर शनास, खुद ब खुद ढूंढने आएंगे तेरे कदर शनास, खोटे सिक्कों को हमें शहर में चल जाएंगे। और सबसे बड़ी कामयाबी उनकी ये है कि वो सिवाय अल्लाह के किसी की मोहताज नहीं है। इसी बात को साबित किया है नसीमा ने अपने अमल से। एक गैरतमंद जिंदगी गुजार कर खुद एतमादी के साथ उन्हें जिंदगी के मुश्किलात का सामना किया और साबित कर दिया I'm the best। जिंदगी है तो पहले हाल बसर ही होगी, शाम आई है तो आ जाए सहर भी होगी। कैसा लगा भाई? एक ऐसी लेडी यहाँ तक पहुँच सकती है, हमारे पास बहुत कुछ है। अगर कंप्लेंट करना ही है तो सबसे बड़ी कंप्लेंट इनकी होनी चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये गोंडे में रहती है, मेरे मोहल्ले में रहती है और ये न सिर्फ अपनी ज़िंदगी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीती हैं, बल्कि इनकी एक बेवा बहन के 3 बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ते हुए अखराजात उठाती है। एक मिडिल रिटायर्ड बहन है, उनकी देखभाल करती है। ऐसे हमारे पास कई हीरोज हैं, असल में यही हीरो होते हैं। अब इनको देखिए और हमारी बदन की ताकत देखिए। आप खुद समझदार हैं, हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि ऐसे वर्कशॉप 3 घंटे के होते हैं। मुझे मुख्तस करके इसको रिड्यूस करना है, 1.5 इसमें कम करना है। हमारे पास सिर्फ अभी
27 मिनट या 26 मिनट बचे हैं। तो इन जाने से पहले ये 4 वेपन के बारे में मैं हिंट दूंगा। पहले ये कि आप खासकर हमारी बहनें सेहत को लेकर बहुत लापरवाह हैं, फिटनेस की कमी है। आज हेल्थ कॉन्शियस के लिए शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपके पास हेल्थ सब कुछ है। मेरी माँ सेहतमंद थी, इसलिए मैं सेहतमंद हूँ। आप सेहतमंद रहेंगे, आपकी आने वाली नस्लें सेहतमंद है। न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर, इसके अलावा दिमागी तौर पर, दिली तौर पर, रूह के तौर पर सेहतमंद रहना और उसके लिए वर्कआउट करना। तो 2 घंटे जो मैं बार बार कह रहा था, 2 घंटे ये 4 वेपन के लिए जरूर निकालिए। कम से कम आप 1 घंटा सेहत के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। डाइट आपका प्रॉपर हो, जंक फूड ना हो, नेचर के साथ जुड़े। ये तो हो गई हेल्थ के बारे में। और दूसरा, दिल और दिमाग। आज एक्चुअली दिल के बारे में हम अक्सर मिसाल देते हैं। दिल जो है सेटअप बॉक्स की तरह है कई लोगों का। तो बहुत सारे सीन उसमें कह रहे हैं और बहुत सारी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज हैं, कलरफुल नहीं है। अब ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना तो चला गया। यानी कई लोगों का दिल तो ऐसा था, स्पंज की तरह था, कुछ गया तो सक करता है, कुछ गया तो दिल में कचरा, जलन, हसद, क्या क्या गड़बड़ होती है इसमें। तो दिल तो 2 ही तरह का होता है, एक जिंदा एक मुर्दा। अब जिंदा है कि मुर्दा है, यह आपको तलाश करता है। तो किसी ने क्या खूब कहा है, यहीं से हम बात खत्म कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। उस दिल पे खुदा की रहमत हो, उस दिल पे खुदा की रहमत हो, जिस दिल की ये हालत होती है, एक बार खता हो जाती है, 100 बार नदामत होती है। तो एहसास पैदा होता है, मुझे लगता है वही दिल जिंदा होता है। और जिंदा है मुर्दा है कैसे पहचानना? किसी अपनों को देखकर आपका दिल खुश होता है, समझना जिंदा है। और किसी अपनों को देखकर, खुश देखकर तकलीफ होने लगती है, समझना वायरस आ गया। ऐसे सिग्नल्स आते हैं क्योंकि इंसान बेसिकली नेक चीज को पसंद करता है। हमारे से इंटरनली भी गलत काम होता है तो हम नर्वस हो जाते हैं। पता वो क्या गलत काम हुआ किसी को पता नहीं, लेकिन हो गया। कोई चीज अच्छी नहीं लगती, गलती का एहसास होता है। लेकिन अनजाने में जब हम नेक काम करते हैं तो हर चीज अच्छी लगती है, दुनिया की खूबसूरत लगने लगती है, जीना जीने अच्छा लगता है। तो इसका वर्कआउट करने के लिए ये 4 वेपन को, एक आपके अगर सपने हैं, ख्वाब है, उसके लिए बदन की ताकत बहुत जरूरी है। उसके बाद दिल और दिमाग का साथ जरूरी है। दिल समझ लीजिए सेटअप बॉक्स है। सेटअप बॉक्स में कितने चैनल हैं? कितने हैं? 400 है। अपडेट यहां से कितने? मोर देन 1000 चैनल है। ये अगर सेटअप बॉक्स है तो माइंड स्क्रीन है। यहाँ सेटअप बॉक्स में से कौन सा चैनल देखना, वो चैनल आ जाता है। अब इसमें रिमोट क्या है? इसमें रिमोट क्या है? क्या है रिमोट? क्या है इसमें? हाँ, दिमाग तो स्क्रीन है ना, दिल तो सेटअप बॉक्स है। हाँ हाँ, हेल्थ तो वो टीवी का स्टैंड है। हाँ, सोर्स तो भी स्क्रीन है ना। हाँ जी, हाँ हाँ, जोर से बोलिए। रूह, चलो गई है माशाल्लाह। रूह की ताकत वो है रिमोट। कौन सा चैनल ओपन करना, कौन सा लॉक करना, तेरी मर्जी का दावा करते हैं ना, उसकी मर्जी के साथ चैनल ओपन करना पड़ेगा ना। बैड चैनल को यही रोकना पड़ेगा ना। जलन, हसद, अंधेरा जो यहाँ से मिला है उसको ऊपर आने नहीं देना, यहीं से निकालना। तो रूह जिसके मतलब, कहने का मतलब ये है, ये 4 वेपन का शार्प रहना जरूरी है। सिर्फ रूह की ताकत हम बढ़ाएंगे तब भी परेशानी नहीं बनती। इसमें बैलेंस करने आना। आप तो खानादारी से अच्छी तरह वाकिफ है, बिरयानी बनाते हैं, मच्छी बनाते हैं, जो मछली बनाते हैं, है ना।
अब खाना बहुत अच्छा बनाता है, इतना बड़ा नंबर डाल देगा, खाना जहर बन जाएगा। तो इन चारों वेपन का प्रॉपर वे में इस्तेमाल होना जरूरी है। तो दिल का साफ रहना और नेगेटिविटी, अंधेरा, गुस्सा, चिढ़, मतलब अपने डीमेरिट्स को जब तक हम नहीं जानेंगे ये वेपन साफ नहीं होंगे। मेरी अच्छाइयाँ क्या है, मेरी बुराइयाँ क्या है, ये जब तक पता नहीं चलेगा मेरी पर्सनैलिटी नहीं बनेगी। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो रोजाना मुहासबा करना, सेल्फ एनालिसिस करना कि मेरे डीमेरिट्स को मेरिट्स में कैसे तब्दील करें। अब देखिए अक्सर हम मिसाल देते हैं कि देखिए एक कमरे में उजाला रह सकता है या अंधेरा। तो नेगेटिविटी एक अंधेरा है, पॉजिटिविटी एक उजाला है। तो एक कमरे में उजाला रहेगा या अंधेरा रहेगा, दोनों चीजें नहीं रह सकती। तो अक्सर हम देखते हैं ये जो मोबाइल है ये बड़े काम की चीज है, सबसे सक्सेस, सबसे ज्यादा डिमांड आज इसका है ना। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको भिखारी भी इस्तेमाल करता है और जबरदस्त डिमांड है क्योंकि काम का है। ये मोबाइल है, बहुत चार्ज किया हुआ है, महंगा है, सब है, लेकिन सिम कार्ड है, कीमत है इसकी नहीं है। सिम कार्ड के बिना ये अधूरा, इसके बिना सिम कार्ड अधूरा। दोनों की रिक्वायरमेंट कंडीशन अप्लाई, इसको चार्ज करना डेली जरूरी है, इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करना जरूरी है और सिम कार्ड को प्रीपेड या पोस्टपेड करना जरूरी है, रिचार्ज करना जरूरी है। उसका माइक्रोचिप कितनी कमाल की सकता है, बेहतरीन प्लानिंग है, गोल सेट उसका परफेक्ट है, इसलिए उसकी डिमांड है। बहुत सारी अच्छी चीजें इसमें आती है ना, लेकिन कई बार अनवांटेड चीजें भी आती हैं इसमें। हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। हम नहीं चाहते कि सिम कार्ड में कचरा भरे या गैर जरूरी चीजें इसमें जमा हो जाए। बराबर हम देखते कोई गलत चीज आ गई, हमें पसंद नहीं है, डिलीट करते हैं। उसी तरह से हमारी बॉडी भी एक हैंडसेट है, मोबाइल है और सिम कार्ड है माइंड। इसमें भी बहुत सारी गैर जरूरी चीजें आती हैं। इसमें की गैर जरूरी चीजें हम डिलीट करते हैं, इसको डिलीट ही नहीं करते, संभाल के आज मेरी गाड़ी में बैठ जाए। कितने लोगों को मुफ्त में रहने के लिए जगह देते हैं, जो भी गलती किया उसकी सजा क्या, आजा मेरे कैद में रहो, कैदी बना देते हैं। जो गलती किया वो आजाद घूम रहा है और उसका बोझ लेके घूम रहे जिंदगी भर, विदाउट रेंट, विदाउट भाड़ा, विदाउट डिपॉजिट। कचरा वो भर गया है, अंधेरा, और एक लेवल ऐसी आ जाती है, इतना अंधेरा हो जाता है कि रूह की रोशनी भी वहां पहुंच नहीं पाती। फिर किसी की खुशी अच्छी नहीं लगती, किसी का मुस्कान अच्छी नहीं लगती, जलन, हसद अपनी अंधेरी दुनिया में वो खो जाता है। जिस दिन आपको ये डिलीट करने आएगा तभी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, तभी मकाम मिलेगा। इसमें हम सेशन लेते हैं, तकरीबन एक आधे घंटे का सेशन होता है जो आज के हम मुमकिन नहीं है। तो पॉजिटिविटी कैसे बढ़ाएं और किस तरह से, लोग बोलते हैं कि आप बहुत बोलते हैं, हम जितना सोचते हैं और ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो अंधेरा बरसों पुराना है, एक दिन में नहीं आया है। तो इसका एक बहुत अच्छा सेशन लेते हैं लेकिन वक्त उसकी इजाज़त नहीं देता। तो बहुत सारी चीज़ें हमने आपके सामने शेयर की। देखिए पर्सनैलिटी दो तरह की होती है। अब तक जो बात हो रही थी इंटरनल एंड एक्सटर्नल पर्सनैलिटी, अभी बात हो रही थी इंटरनल की। इंटरनल आपका अगर रोशन है तो एक्सटर्नल भी रोशन होगा। एक्सटर्नल पर्सनैलिटी जस्ट लाइक ए गोदाम है, सॉरी, एक्सटर्नल पर्सनैलिटी जस्ट लाइक ए शोरूम है और इंटरनल पर्सनैलिटी जस्ट लाइक ए गोदाम जिसमें हीरे जवाहरात हैं, आपकी काबिलियतें हैं, आपकी सलाहियतें हैं। उन सलाहियतों का सही इस्तेमाल सवाब में बदल जाता है, सलाहियतों का गलत इस्तेमाल गुनाह कहलाता है। सलाहियतों का आपको क्या लगता है, 2 नंबर पे बहुत बड़ी सलाहियतें लगती है, उसमें उन सलाहियतों का गलत इस्तेमाल है। तो अपनी सलाहियतों को अपना खुद का प्रोग्राम बनाना और इसमें इक्वल प्लानिंग करना, चारों वेपन के लिए वक्त देना। और मैं समझता हूँ इन वेपन को शार्प और फिनिशिंग आइटम करने के लिए नमाज सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। इन चारों वेपन को शार्प रखने के लिए और एक्स्ट्रा वर्कआउट करना, इसके लिए अपने आप को मोटिवेट करना। तो उतना वक्त तो नहीं है, बजाय
अंदर अगर अंधेरा है तो बाहर अंधेरा होगा। या उजाले की एक्टिंग बहुत दिन नहीं चलेगी। कुछ लोग बहुत अच्छे बनने के नाटक करते हैं, लेकिन वहां पे अचानक एक दिन पता चल जाता है बोले हम तो तस्वीर नहीं करता, पैसे भी है वो। प्रेशर जब आता है, ये दिल खट्टा है कि मिट्टा है, हालात ही बता देते हैं। जब हालात के साथ जब आदमी परेशान हो जाता है, जैसा आम को पहलते हैं आप चूसने से पहले, मीठा है खट्टा का बहुत मालूम होता है जब उसको प्रेशर आता है। तो आजमाइश कप में ही लोगों के मिजाज का एटीट्यूड को पता चलता है, मुश्किल में पता चलता है, परेशानी में पता चलता है। तो बहरहाल इन चारों वेपन्स की तैयारी जब होती है, यहाँ अंधेरा होगा तो यहाँ से अंधेरा ही निकलेगा। इसलिए बोलते हैं ना अंधेरा का, तो ये अंधेरा बहुत बुरी चीज है, तो उसमें खुद को खुद निकालना है। अब कुछ लोग अंदर से बहुत है, लेकिन सबसे बढ़िया स्टूडेंट की तादाद ज्यादा है। देखिए पहली बात तो रब्बुल आलमीन किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। अगर किसी में कुछ कम है तो बदले में बहुत कुछ देता है। तो खासकर अक्सर बच्चों को शिकायत होती है अंदर से सब अच्छा रहने के बावजूद डिप्रेशन, एहसास कमतरी। ये कब आता है? उनको ऐसा लगता है कि लोग उनकी इज्जत नहीं करते। हाँ लगता है, इग्नोर करते हैं। गलत बात। आज के बाद आप खुद की इज्जत करना शुरू कीजिए, दुनिया मजबूर हो जाएगी आपकी इज्जत करने के लिए। तो खुद की इज्जत तभी होगी ना हमारे पास जब प्लानिंग होगा, डे टू डे प्लानिंग, सुबह से लेकर शाम तक मुझे कैसे जिंदगी गुजारना है। हर एक में चैलेंज है। फेल होना बुरी बात नहीं है, याद रखिए। फेल होकर बैठ जाना बुरी बात है। एक खिलाड़ी जिंदगी में कई गेम हारता है तो क्या खेलना छोड़ देता है? हारने के बावजूद भी वो खिलाड़ी ही कहलाता है। आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास वक्त नहीं है। पहले क्या होता था कि बच्चों की तरबियत के लिए नाना नानी, दादा दादी, ज्वाइंट फैमिली हुआ करती और उनकी रिप्लेसमेंट थे अब न्यूक्लियर फैमिली थी। हम तो हमारे, और उनको तरबियत के लिए 1000 चैनल आ गए, पाड़नगर आ गए, मेरी पूरी लाइफ दौड़ पे लग गई। हम चूंकि वैसे के गुलाम हैं, अब वो बेजार आ गए न्यूक्लियर फैमिली से। वहां अभी रिजल्ट पता चला कि ज्वाइंट फैमिली को कंसेप्ट फरोग पा रहा है। या आने आने तक सब बस्तियां उजड़ जाएगी न्यूक्लियर फैमिली से। तो इतने बड़े चैलेंज में से आज उसका फेवरेट आइडियल भीम बन चुका है, कार्टून का हीरो। कैसे बचाएंगे हम उठाने वाले रास्ते? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये शख्सियतें घर से बनती हैं, पैसों से नहीं बनती। पैसा जरूरत है, फ्लैट से नहीं बनती। माँ बाप बनाते हैं, माँ और बाप। अगर वो बिजी हो गई सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तो बच्चा बड़े हो गया। हमने ये कह के सुना है सब तेरे लिए किया, सब तेरे लिए किया। बच्चा एक ही जॉब है तो कौन बोला के करने? मैं बोला था, मैं नहीं बोला था। उन बच्चों में एहसास कमजोरी ज्यादा होती है जिन बच्चों को पेरेंट्स की हुर्मत कम मिलती है, साथ कम मिलता है। ये प्रूव हो चुका है। चूंकि यहाँ पेरेंट्स भी बैठे हैं तो वो टॉपिक मुझे बात करना जरूरी है। तो इनसे बचाव कैसे करें? उनसे बचाव करने के लिए रिश्तों को जोड़ना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म मोमिन जो बिरादरी में इन्होंने किया है, ये रिश्तों को मजबूत करने के कड़ी एक हिस्सा है। वो लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। शुरुआत अपने घर से, अपने कुंबे से, अपने तबके से होना चाहिए। तो अपने जोड़ना रिश्तों को, आज रिश्ते बहुत दूर होते जा रहे हैं और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं लोग जिनके घर में बूढ़े माँ बाप हैं और जो उनकी तरबियत, उनकी खिदमत में जो लोग बचे हैं। शख्सियत किसी का नाम, ओहदा पाने का नाम शख्सियत नहीं है। आप भले डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लेकिन घर में रहने की तमीज़ नहीं है, बस डॉक्टर नहीं बनने से बेहतर है कि डॉक्टर ना बन जाए। तो असल में यही चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं कि तो मुबारकबाद के मुस्तहिक वो लोग जो अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत करते हैं, क्योंकि शख्सियत बनाने में माँ और बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। माँ के बारे में तो हम सब जानते हैं, बाप के बारे में बहुत कम कहा जाता है। और बाप की कुरान में सबसे ज़्यादा मिसालें बाप की मिलती हैं, बाप और बेटे के रिश्तों की, बाप और बेटी के रिश्तों की।
मिसालें, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बानी का किस्सा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हो या याकूब अलैहिस्सलाम या यूसुफ अलैहिस्सलाम का हो, और कई ऐसे किस्से हमारे लिए। नो डाउट माँ के गर्भों के लिए जन्नत है, लेकिन बाप बहुत जगह इग्नोर किया जाता है। बाप की उतनी बड़ी है, क्योंकि बेशक माँ 9 महीने पालती है, लेकिन जिस दिन से माँ तो अजीम हस्ती है जो अपनी औलाद को हमेशा जीतते हुए देखना चाहती है, वो हारते हुए देखना नहीं चाहती। और बाप अपने बच्चे की जीत के लिए बहुत कुछ हारते रहता है। और जिस घर में बाप का साया चला जाता है, वहाँ जब तक जिस घर में बाप का साया रहता है, उस घर में किसी की निगाह भी नहीं जाती, भले वो बाप घर में बैठा क्यों ना हो। तो बहरहाल जाने से पहले एक ही मैसेज, क्योंकि शख्सियत का हमारा बोलना कि आप कुछ भी बनो, पहले अच्छा इंसान बनो, डेफिनेटली। तो माँ और बाप की शख्सियत साजी के पहले ट्रेनर होते हैं, उसके बाद उस्ताद। तो वो लोग मुबारकबाद के मुस्तक है जिनके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, क्योंकि तरबियत आप जो बर्ताव अपने बूढ़े माँ बाप के साथ कर रहे हैं, कोई है जो आपको देख रहा है, ये ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग है, कोई देख रहा है, वही बदले में हमको मिलेगा जो हमने उनको दिया था। अगर वो ऐसा मुबारकबाद के मुस्तक है वो लोग जो अगर करते हैं तो उनके पास समझ लीजिए सवाब कमाने की मशीन है। तो जाने से पहले उस माँ के नाम, उस बाप के नाम, दोनों के नाम, ये फीलिंग्स पैदा करना बहुत ज़रूरी है, जिसका बहुत ज़्यादा फुकदान है। मैं गांव-गांव, शहर-शहर घूमता हूँ और मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत जगहों पर बुजुर्ग लोगों को वो ध्यान नहीं दिया जाता जिसको मुस्तहिक होते हैं। तो जाने से पहले रिश्तों को मजबूत करने का तरीका वही होता है कि हमारे पुराने जड़ों को, पुराने दरख्तों को संभालें। मेरे बच्चों, अगर तुम मुझको बुढ़ापे के हाल में देखो, मेरे बच्चों, अगर तुम मुझको बुढ़ापे के हाल में देखो, उखड़ी उखड़ी चाल में देखो, मुश्किल माह साल में देखो, सब्र का दामन थामे रखना, सब्र का दामन थामे रखना। कड़वा है ये घूंट लेकिन चखना, उफ न कहना, गुस्से का इजहार न करना, मेरे दिल पर वार न करना। हाथ मेरे अगर कमजोरी से कांप उठे और खाना मुझ पर गिर जाए तो मुझको नफरत से मत रखना, लहजे को बेजार न करना। भूल न जाना इन हाथों से तुमने खाना खाना सीखा था। जब तुम खाना मेरे कपड़ों और हाथों पर मल देते थे, मैं तुम्हारा बोझा लेकर हंसती थी। कपड़ों की तब्दीली में कर देर लगा दूं, याद रख जाओ मुझको सुस्त और काहिल कहकर और मुझे बीमार न करना। भूल न जाना कितने शौक से तुमको रंग बरंगे कपड़े पहनाती थी, एक एक दिन में 10-10 बार बदलवाती थी। नहाने में सुस्ती हो जाए तो मुझको शर्मिंदा मत करना, ये न कहना आपसे कितनी बू आती है। भूल न जाना जब तुम नन्हे मुन्ने से नहाने से चिढ़ते थे, तुमको नहलाने की खातिर चिड़ियाघर ले जाने का मैं तुमसे वादा करती थी, कैसे कैसे हीलो बहानों से तुमको आमादा करती थी। मेरे लिए कमजोर कदम कर जल्दी जल्दी उठ न पाए, मेरा हाथ पकड़ लेना, तेज अपनी रफ्तार न करना। भूल न जाना मेरी उंगली थाम के तुमने पांव पांव चलना सीखा, मेरे बाहों के हल्के में गिरना और समझना सीखा। जब मैं बातें करते करते रुक जाऊं, खुद को दोहराऊं, टूटा रथ पकड़ न पाऊं, यादें बाजी में खो जाऊं, आसानी से समझ न पाऊं, मुझको नरमी से समझा देना, मुझसे मत बेकार उलझना, मुझे समझना, उकता कर घबरा कर मुझको डांट न देना, दिल के कांच को पत्थर मारकर करची करची फाड़ न देना। भूल न जाना जब तुम नन्हे मुन्ने से थे, एक कहानी 100 जब तुम नन्हे मुन्ने से थे, एक कहानी 100 बार सुना करते थे, जो कुछ दोहराने को कहते मैं दोहराया करती थी। मुझको कुछ मोहलत दे देना, शायद मैं कुछ सीख सकूं। मैंने बरसों मेहनत करके तुमको क्या क्या सिखलाया था, खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, लिखना पढ़ना और आंखों में आंखें डालकर इस दुनिया में आगे बढ़ना। मेरी खांसी सुनकर अगर तुम सोते सोते जागो तो मुझको झिड़की न देना, ये मैं कहना जाने दिन भर क्या क्या खाते रहती हैं और रातों को फूकू करके शुरू मचाते रहती हैं।
भूल न जाना मैंने कितनी लंबी रातें तुमको अपने गोद में लेकर टहल टहल कर काटी हैं। जब मैं खाना न खाऊं तुम मुझको मजबूर न करना, जिस शय को जी चाहे मेरा उसको मुझसे दूर न करना, परहेजों की आड़ में हर पल मेरा दिल रंजूर न करना। किसका फर्ज है मुझको रखना, किसका फर्ज है मुझको रखना, इस बारे में एक दूसरे से बहस न करना, आपस में बेकार न लड़ना, जिसकी कुछ मजबूरी हो उस भाई पर इल्जाम न धरना। अगर मैं एक दिन कह दूं अब जीने की चाह नहीं है तो मुझ पर नाराज न होना। जीवन का ये राज समझना, बरसों जीते जीते आखिर ऐसे दिन भी आ जाते हैं जब जीवन की रूह तो रुखसत हो जाती है, सांस की डोर रह जाती है। शायद कल तुम जान सकोगे, इस मां को पहचान सकोगे। गजब जीवन की इस दौड़ में मैंने सब कुछ हार दिया है, लेकिन मेरे दामन में जो कुछ था तुम पर वार दिया है, तुमको सच्चा प्यार दिया है। जब मैं मर जाऊं तो मुझको मेरे प्यारे रब की जानिब चुपके से सरका देना और दुआ की खातिर हाथ उठा देना। मेरे प्यारे रब से कहना रहम हमारी माँ पर कर दे, जैसे उसने बचपन में हम कमजोरों पर रहम किया था। भूल न जाना मेरे बच्चों, जब तक मुझमें जान थी बाकी, खून रगों में दौड़ रहा था, दिल सीने में धड़क रहा था, खैर तुम्हारी मांगी मैंने, मेरी हर एक सांस दुआ थी। हम बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। माँ बाप 5 बच्चों की परवरिश कर पाते हैं और 5 बच्चे मिलकर माँ बाप को पाल नहीं सकते। तो सर डॉक्टर बनना बेकार, इंजीनियर बनना बेकार, अमेरिका जाना बेकार, लंदन जाना बेकार। तो पर्सनालिटी का मकसद होता क्या होता है? अरे भाई हम घोंसला छोड़कर खेल जा सकते, आसमान को छोड़ो, लेकिन जिन लोगों ने घुसाया गया है तो एक्चुअली पर्सनालिटी उसी का नाम है।